हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन के तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम 2023 के लिए, और इस बुक में जो है टोटल 25 यानी कि 25 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट जो है वह पूरा कर चुके हैं और आज जो है इसका 11वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज 11 आज कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक आया हुआ था इसी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें कि टोटल 30 प्रैक्टिस सेट उसमें दिया हुआ था, वो भी जो है हम पूरा करवा चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इसका PDF भी फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे हो जाएगा मालदीव एवं ईरान। मालदीव एवं ईरान दो ऐसे देश है जिनकी संसद का नाम जो है एक ही है और वह है मजलिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा मालदीव एवं ईरान। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है। भारत के अलावा जो है किस अन्य देश का सरकारी दस्तावेज है, तो वह देश है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ब्रिटेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मिस्र देश जो है इसकी एक गुप्तचर संस्था है मुखबरात, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नए 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मंगलयान है, रथ के साथ हम्पी, एलोरा की गुफाएं और सांची स्तूप। इनमें से कौन सी आकृति को दर्शाया गया है, तो सही आंसर है इसका एलोरा की गुफाएं। 20 रुपये के जो मूल वर्ग के जो नोट है उसके पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है, तो यह दर्शाया गया है एलोरा की गुफाएं को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। किस वर्ष का, तो यह दिया गया था 1981 का नोबेल शांति पुरस्कार। 1981 ईस्वी का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को, याद रखिएगा 1981 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। यह एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है आई लव एनिमल्स, आई लव एनिमल्स, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में जब ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। क्या हो जाएगा, एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वह है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे। देखिए सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। सेंटेंस है सी रिटर्न्ड फ्रॉम वैकेशन, फिर ब्लैंक है, उसके बाद देन आई हैड थॉट। यहाँ पे क्या करना है, सुटेबल जो एडजेक्टिव है यहाँ पे इसको क्या करना है, फिल करना है। तो सुटेबल एडजेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है क्विकर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में दिया हुआ है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
और सेंटेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है, डिड यू अप्लाई, ब्लैंक है दिस पोस्ट, और यहाँ पे सूटेबल जो है प्रीपोजिशन वो यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए दिया हुआ है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है मुझे जाना पड़ा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश का ट्रांसलेट इसका हो जाएगा आई हैड टू गो। क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है 1s2 2s2 2p5। उसके बाद कहा जा रहा है कि रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह क्या होगा। तो इसका जो संभावना है वह क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका क्या संभावना है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इसमें। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत अपघटयों में से सबसे अधिक आयन किसमें है। सबसे अधिक आयन इसमें जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें किसमें है सबसे अधिक आयन। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 50 ग्राम NH4Cl, अनुसंहति 53.5, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सबसे अधिक आयन इसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁴ मोल घोल का pH क्या हो जाएगा। तो इसका जो pH हो जाएगा वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, इसका pH वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक घनत्व किसका है। सबसे अधिक जो है डेंसिटी किसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो यहाँ पे दिया हुआ है वह है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे। एथिलीन को चुनेंगे, जिबरलिन को, साइटोकिनिन या फिर ऑक्सीन को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एथिलीन। फलों को जल्दी पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए 16 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिर ब्लैंक है, मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो यहाँ जो विराम चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है दोनों जगह ये विराम चिन्ह जो है विराम चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। समास ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है वो है कनकलता। क्या है, कनकलता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कनकलता कौन सा समास का उदाहरण है। तो ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास का उदाहरण है कनकलता। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए और शब्द यहाँ पे दिया हुआ है मीन। तो मीन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मीन का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है मत्स्य। मत्स्य हो जाएगा मीन का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। और वाक्य दिया हुआ है कि जो आंखों के सामने हो, इसके लिए सार्थक शब्द हम लोग क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ प्रत्यक्ष, यही प्रत्यक्ष जो है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जो आंखों के सामने हो उसके लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रत्यक्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है। दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है इसमें। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से माध्य दूरी r किस प्रकार परिक्रमण काल t से परिवर्तित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 22 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 25 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है।
लूना 25 चंद्रयान जो है चंद्र मिशन था, यह 11 अगस्त 2023 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है क्या? तो इसकी जो कोटि होती है वह होती है मिलीमीटर में। किस में होती है? मिलीमीटर में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा। MKS पद्धति में जी का मान क्या होता है? तो MKS पद्धति में जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? देखिए 25 में दिया हुआ है कि लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन भी है। जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार होगा क्या? पिंड का आभासी भार क्या होगा? तो यहाँ पे पिंड का आभासी भार हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? पिंड का आभासी भार 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 26 नंबर में। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश क्या करता है? वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जब कांच में प्रवेश होता है तो यह क्या करता है कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। उसमें क्या करता है? लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति होगी कितनी? प्रवृत्ति होगी क्या? तो सही आंसर है इसका +50 सेंटीमीटर प्लस उत्तल लेंस। क्या है? +50 सेंटीमीटर एवं उत्तल लेंस दोनों। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, तो इसका जो रीजन है वह है कि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्या होता है? यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि अस्थायी अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है क्या? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण को। क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण को। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है? इसका क्या रीजन है कि वर्षा की बूंद जो है वह गोलीय आकृति की होती है? तो इसका रीजन है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो है उसकी आकृति क्या होती है? गोलीय होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 31 में मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन। अब आइए देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5/19 हो जाएगा। उसके बाद जो देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर दिया हुआ है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा जो है लिखा गया था और अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखना है।
अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 43 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वह था जॉर्ज जूले। जॉर्ज जूले, ठीक है, जॉर्ज जूले। और यह जो है 1888 ईस्वी की जो इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, 1888 ईस्वी का, ठीक है, 1888 ईस्वी का। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 44 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बार बार जो है यह रिपीटेड होते रहता है। इसको जो है आप लोग एक बार थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 45 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। किस महीने में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, यह अगस्त महीना में जो है शुरू किया गया था, अगस्त महीना में, ठीक है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है अगस्त क्रांति की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था। 8 अगस्त याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस महीना में शुरू किया गया था? अगस्त महीना में, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। किस धार्मिक ग्रंथ को? सही आंसर है भगवत गीता को। भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। किनके द्वारा नील दर्पण नामक नाटक की रचना किया गया था? तो यह किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक जो है इन्हीं के द्वारा जो है रचना किया गया था। और नील दर्पण नाटक जो है 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रखिएगा आप लोग, 1859 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित हुआ था। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्या कह रहा है। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह किसे कहा जा सकता है? सही आंसर है इसका बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था। बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था, इसे ही प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है, याद रखिएगा, भारतीय कृषक वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्या कह रहा है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? कानपुर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें वहाँ का नेतृत्व जो है कानपुर में किनके द्वारा किया गया था? तो यह नेतृत्व किया गया था, याद रखिएगा, नाना साहेब के द्वारा। किनके द्वारा? नाना साहेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ थी किनकी। साहित्यिक कृतियाँ किनकी थी? तो यह कृतियाँ है बाबर की। किसकी? बाबर की। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा जो है यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा क्या है? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। सही है इसका आइसोहाइड्स। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाता है? आइसोहाइड्स कहलाता है। आइसोहाइड्स याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 53 नंबर में। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किस देश को? किन किन देश को? 3 बीघा कॉरिडोर जो है वह किन देशों को जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वह भारत और बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 54 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या है? यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु पे जो प्रभाव पड़ता वह है कि अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होता। क्या होता है यहाँ पे? अधिक तापमान भी होता एवं अधिक वर्षा भी होता। यानी यहाँ पे अगर कर्क रेखा के स्थान पे विषुवत रेखा होती तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला दिया हुआ है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है कहाँ?
मंगोल प्रजाति जो है उनकी जन्मभूमि कहाँ है? तो उनकी जो जन्मभूमि है वह है चीन। कहाँ है? चीन है मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि। ठीक है, अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। तो इसमें से जो कोयम्बटूर है यह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH7 पर NH7 पर जो है स्थित नहीं है। NH7 पर स्थित नहीं है कौन सा नगर? तो कोयम्बटूर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। याद रखिएगा। ठीक है, और यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के जो वन है वह सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। सबसे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी के वन जो है पाए जाते हैं। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? तो वह विद्वान थे यूनानी विद्वान। कौन? यूनानी विद्वानों के द्वारा जो है मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई यहाँ पे पूछा जा रहा है लगभग कितनी है? सही हो जाएगा इसका 7516 किलोमीटर यानी कि 7516 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वह 7516 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है मुख्य भूमि की वह है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की तो आप लोग देखिए याद रखिएगा कि इसका जो भारत का कुल क्षेत्रफल हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का टोटल क्षेत्रफल है। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और रखने वाली चीज़ है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कितना किलोमीटर है? ठीक है, उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ का विस्तार है इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? तो वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ की जो इसकी जो विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, पूरब से यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसका जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। देखिए ये जो है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगर बात करें कुल क्षेत्रफल की इंडिया की कुल क्षेत्रफल की तो वह है 32,87,263 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ की जो इसकी लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से जो वेस्ट की जो इसकी कुल दूरी है वह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार मिला है सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है यह अधिकार मिला हुआ है न्यायिक समीक्षा का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है क्या चीज़? एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है क्या? तो मौलिक कर्तव्य में शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। क्या क्या मिला हुआ है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। एक नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये तीनों जो है शामिल है, याद रखिएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 63 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अंकित रहता है सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद से जो है यह लिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है कि अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, यह कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वह है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वह है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है किसके द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता जो है किसके द्वारा तय होता है। तो यह तय होता है संसद द्वारा। किसके द्वारा होता है। पार्लियामेंट के द्वारा जो है तय होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। वर्तमान समय की करंट टाइम की बात हो रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वह है वैधानिक अधिकार। क्या है। वैधानिक अधिकार है। पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार था, लेकिन बाद में जो है इसको 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 ईस्वी में, इसके तहत जो है इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो अब यह वैधानिक अधिकार रह गया है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 68 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक। क्या हो जाएगा, संसदात्मक हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसमें है संसदात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है उसका संबंध किससे है। तो उसका जो संबंध है वह है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से कौन संबंधित है, अनुच्छेद 25, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, तो यह काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 71 नंबर में क्या कह रहा है। अगर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है, तो यह लागू होता है धात्विक चालक पर। धात्विक चालक पर लागू होता है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है आयनों की संख्या क्या होती है, उसमें बढ़ जाती है। आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल पानी में का वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं क्या। तो उसके जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 75 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा U23892 और उसके बाद जो है दिया हुआ यहाँ पे थोरियम प्लस 23490। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। शुद्ध वाक्य जो है ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ए में जो दिया हुआ है कि दौर में रमेश का स्थान 5वां रहा, यह जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध वाक्य है। उसके बाद अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य दिया हुआ है कि वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। इसमें क्या करना है, सर्वनाम जो है सर्वनाम इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सर्वनाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ये वह जो दिया हुआ है यही क्या है यहाँ पे सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे खाली जगह पे, तो खाली जगह पे हो जाएगा कि बाल बाल बच गए। क्या हो जाएगा, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, क्या हो जाएगा, बाल बाल बच गए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। वाक्य दिया हुआ है कि आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई।
आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार का पुरुष है, किस प्रकार का पुरुष है, तो इसमें जो है उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। लोभी शब्द का विलोम यानी कि उल्टा शब्द ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्लोभी हो जाएगा। लोभी का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? निर्लोभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला दिया हुआ है कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। क्या दिया गया था? ऑपरेशन दोस्त नाम जो है इसमें दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे? आप क्या नाम देंगे? तो इसे नाम दिया जाएगा अनुप्रेरित। क्या नाम दिया जाएगा? अनुप्रेरित नाम दिया जाएगा। अगला है जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के सैटरिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया? सैटरिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया किस स्पेस एक्स के द्वारा? किस देश के? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के सैटरिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 84 में दिया हुआ है कि 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है यह दिया गया। ठीक है, अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? बीज जो है वह फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? सही हो जाएगा इसका नाभिका के साथ। किसके साथ लगे होते हैं? नाभिका के साथ लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है किस तिथि को? तो यह तिथि है 16 जनवरी। 16 जनवरी को जो है अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा करी गई है, याद रखिएगा। और पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 2022 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2022 में मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? किस पर निर्भर करते हैं? तो यह निर्भर करते हैं उपर्युक्त सभी पर, यानी कि केवल संसाधन प्रक्रम पर, केवल जलवायु पर, केवल चाय की किस्म पर, यानी कि उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 88 नंबर में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। इसके रेशे जो है क्या है? सही हो जाएगा इसका बीज तंतु है। इसके रेशे जो है क्या है? बीज तंतु है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन उपयोगी है, सही है इसका उपापचयी प्रक्रिया हेतु। उपापचयी प्रक्रिया हेतु कौन उपयोगी है? तो हार्मोन उपयोगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स? तो सही हो जाएगा यहाँ पे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाकी सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो सब के सब जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी सेल्यूलोज जो है यह जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? कौन सा स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक या विषाणु? तो इसमें जो स्वपोषी होता है वो होता है शैवाल, यानी कि एल्गी। शैवाल जो है यह स्वपोषी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का इसमें जो स्रोत है वो है जल, यानी कि H2O। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? पित्त जो है वह निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है यकृत, यानी कि लीवर से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सही होगा। अगला है रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो रक्त का वह अवयव है आरबीसी। आरबीसी जो है क्या करता है? शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आइए देखेंगे 95 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? इनमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है?
तो विटामिन जो है यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। बाकी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब के सब क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन विटामिन जो है यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। सेंटेंस है द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, द बॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉल हो जाएगा। अब ये देखेंगे 97 नंबर दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ है किट, क्या दिया हुआ है, किट दिया हुआ है। किट का मतलब क्या होता है, औजार होता है। क्या होता है किट का मतलब, औजार होता है। इसका क्या करना है, सिनोनिम वर्ड जो है चूज करना है। तो इसका जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विपमेंट। क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट। इसका भी मतलब क्या होता है, औजार ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन 98 नंबर में। इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक जो है सही है। तो सही जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है इम्पेकेबल, ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है विशु, ब्लैंक है, लाइक द हाउस, फिर ब्लैंक, उसके बाद बॉट इट। तो यहाँ पे दोनों जगह पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट ओनली हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट ओनली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बट आल्सो। क्या हो जाएगा, बट आल्सो हो जाएगा। विष्णु यहाँ पे दिया, सॉरी, विशु नोट ओनली लाइक द हाउस बट आल्सो बॉट इट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग इस टेस्ट सीरीज 11वां टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द ITY एज सफिक्स। ITY जो है सफिक्स के रूप में होगा, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइवर्सिटी बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल जो रिटन एग्जाम के लिए अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 बुक, आज उसका 11वां प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कवर किए। इससे पहले 10 टेस्ट सीरीज जो हम लोग पूरा कर चुके हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी जोर शोर से जो है तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग की तरफ से इसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये 3 डेट में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका जो PDF है आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।